हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट का आज पुनः हम आपका स्वागत करते हैं। चलिए, जैसे कि हम प्रतिदिन आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तो आज हम जो है यूपीटेट और सीटेट के लिए, यूपीटेट, सीटेट और सुपरटेट के लिए जो है पर्सनल एक टॉपिक लेकर मनोविज्ञान का है, जो हमारा है पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व जिसे बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी। आज हम पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम व्यक्ति को देखकर कैसे बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति की किस प्रकार की क्वालिटी है या किस प्रकार का बिहेवियर के साथ किया जा सकता है। तो चलिए हम अपना समय न गवाते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। चलिए हम करेंगे व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी बोलते हैं पर्सनालिटी। हम आज इसी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे पर्सनालिटी क्या है, हम किसी को बाहरी दिखावा देखकर बता सकते हैं इसकी पर्सनालिटी क्या है। बाहरी से ही हम किसी को देखकर पहचानते हैं, किसी के अंदर तो जाकर हम पहचान नहीं सकते, तो बाहर से ही देखकर किसी के बारे में हम समझते हैं। तो व्यक्तित्व क्या अर्थात पर्सनालिटी क्या है? व्यक्तित्व या पर्सनालिटी हम कहें तो यह केवल बाह्य दिखावा अर्थात बाहरी दिखावा ही पर्सनालिटी है। हम इसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। व्यक्तित्व क्या है? जो है बाह्य दिखावा अर्थात किसी को जो हम बाहर से देख रहे हैं, उसकी रहन सहन वेशभूषा, वही उसका पर्सनालिटी या व्यक्तित्व है। तो हम देखते हैं पर्सनालिटी के बारे में। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो हमने कहा व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो पर्सनालिटी बोलते हैं। पर्सनालिटी बोलते हैं। व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनालिटी बोलते हैं। पर्सनालिटी बोलते हैं। और यह किस पर्सनालिटी कहाँ लिया गया है? तो पर्सनालिटी शब्द जो है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। पर्सनालिटी शब्द जो है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। मुखौटा का मतलब होता है बाह्य दिखावा, यानी किसी का चेहरा देखकर हम जो व्यतीत करते हैं अर्थात जो अध्ययन करते हैं वही क्या है, उसकी पर्सनालिटी है। तो जो लैटिन भाषा की व्यक्तित्व पर्सनालिटी हो गए हैं, तो पर्सनालिटी लैटिन भाषा के, या पूछता है किस भाषा का शब्द है, तो हम दूसरी कंफ्यूजन है लैटिन भाषा के, या लैटिन भाषा का शब्द है पर्सनालिटी। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। पर्सोना शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। या पर्सनालिटी लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। यहाँ से कई बार प्रश्न बना है जो है, तो पर्सनालिटी जो है या लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मार्क्स या नकाब। इसका अर्थ होता है मार्क्स, या फिर हम कहें तो नकाब। हमने कहा था मुखौटा, नकाब। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था नकाब, मार्क्स या नकाब या फिर मुखौटा। मार्क्स या, जिसका अर्थ है मार्क्स या नकाब, अर्थात मार्क्स या नकाब अर्थात हम कहें तो पर्सनालिटी बाह्य दिखावा मात्र है, अर्थात व्यक्तित्व मुखौटे के समान, व्यक्तित्व मुखौटे के समान
मुखौटे के समान केवल, मुखौटे के समान केवल क्या है, बाह्य दिखावा है, केवल बाह्य दिखावा है, बाह्य दिखावा है। ओके, पर्सनालिटी क्या है अर्थात व्यक्तित्व क्या है, तो व्यक्तित्व जैसे हम बाहर से देखते हैं मुखौटा किसी का अर्थात किसी का फेस देखते हैं तो व्यक्तित्व वही है, केवल व्यक्तित्व क्या है, बाह्य दिखावा मात्र अर्थात बाहरी दिखावा मात्र ही क्या है, व्यक्तित्व है। अब लोग लैटिन भाषा के प्रश्न शब्द एक है, कुछ लोग लैटिन भाषा के पर्सनेयर शब्द, लैटिन भाषा के पर्सनेयर शब्द जो है उससे भी इसकी उत्पत्ति मानते हैं। कुछ लोग लैटिन भाषा के पर्सनेयर शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, इसकी उत्पत्ति मानते हैं, इसकी उत्पत्ति जो है मानते हैं, इसकी उत्पत्ति मानते हैं। अब हमने व्यक्तित्व के जो परिभाषा थी, हमारे इंट्रोडक्शन था, उसके बारे में अब हम जान चुके हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण कथन के बारे में देखेंगे जो व्यक्तित्व के बारे में विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका कुछ महत्वपूर्ण कथन है। अब हम उस कथन के बारे में देखेंगे किस व्यक्ति ने व्यक्तित्व के बारे में क्या बोला है, एक एक करके हम सभी कथन के बारे में देखते हैं। चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण कथन के बारे में देखेंगे। महत्वपूर्ण कथन लिखते हैं, महत्वपूर्ण कथन कुछ हैं जो मनोवैज्ञानिकों ने, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो महत्वपूर्ण कथन अर्थात व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने अपने मत व्यक्त किए हैं कि व्यक्तित्व क्या है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया है, तो उसके बारे में हम जो देखने का प्रयास करते हैं। जैसे आलपोर्ट पहले हैं, आलपोर्ट की परिभाषा जो है यह सबसे व्यक्तित्व के लिए सबसे सटीक और सबसे अच्छी मानी जाती है। आलपोर्ट की परिभाषा जो है व्यक्तित्व के लिए सबसे सटीक और सबसे अच्छी मानी जाती है। हम देखते हैं आलपोर्ट के अनुसार, आलपोर्ट ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर, इनकी परिभाषा सबसे अच्छी है। इन्होंने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोवैज्ञानिक गुणों का रागात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अनूठा संबंध स्थापित करते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का अनूठा संबंध है जो वातावरण के साथ संबंध स्थापित करते हैं। देखते हैं व्यक्तित्व, इन्होंने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का रागात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अनूठा संबंध स्थापित करते हैं। वातावरण के साथ अनूठा संबंध स्थापित करते हैं, वातावरण के साथ अनूठा संबंध स्थापित करते हैं, वही क्या है, व्यक्तित्व है। आलपोर्ट ने क्या कहा, आलपोर्ट ने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का रागात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अनूठा संबंध स्थापित करते हैं, और सही भी है। तो यह परिभाषा जो है जो कई बार यूपीटेट के एग्जाम में पूछी गई है और सबसे अच्छी परिभाषा भी यह कही जाती है, इसके बराबर कोई और परिभाषा नहीं है। तो देखते हैं अगली परिभाषा वैलेंटाइन की है। वैलेंटाइन की अगली परिभाषा है जिसको हम देखते हैं वैलेंटाइन की परिभाषा। वैलेंटाइन के अनुसार वैलेंटाइन के अनुसार हम देखेंगे वैलेंटाइन ने क्या कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर, इन्होंने कहा है व्यक्तित्व
वैलेंटाइन ने क्या कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का पूर्ण योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का पूर्ण योग है। व्यक्तित्व उन्होंने कहा है व्यक्तित्व 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 व्यक्ति के भीतर व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर जन्मजात व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर जन्मजात व अर्जित व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर जन्मजात व अर्जित जो प्रवृत्तियां हैं, जन्मजात और अर्जित जो प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियों का अर्जित जो प्रवृत्तियां हैं उनका पूर्ण योग है। प्रवृत्तियों का पूर्ण योग है। प्रवृत्तियों का पूर्ण योग है। प्रवृत्तियों पूर्ण योग है। ये भी परिभाषा कहा जाए तो अच्छी है जहां तक। अब हम अगला देखेंगे गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। गिलफोर्ड के अनुसार हम अगली परिभाषा देखेंगे गिलफोर्ड की परिभाषा हम देखेंगे। गिलफोर्ड के अनुसार हम देखेंगे गिलफोर्ड ने क्या कहा था? तो गिलफोर्ड ने कहा था व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। हम देखते हैं क्या देखते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित योग है। यह किसकी परिभाषा है? तो यह गिलफोर्ड की परिभाषा है। अब हम जो है आगे देखते हैं दूसरी परिभाषा किसकी है। अब हम वुडवर्थ के अनुसार अगली जो कथन है, अगला परिभाषा है, वह हम वुडवर्थ के अनुसार देखेंगे। वुडवर्थ के अनुसार हम देखेंगे वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। इन्होंने कहा था वुडवर्थ ने व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। जैसे हम देखते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व जो है वह व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। तो हमने 4-5 जो परिभाषाएं लिखा दी है। अब हम व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। किस किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं और किस किस प्रकार का वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहले हम हिप्पोक्रेट्स का देखेंगे। हिप्पोक्रेट्स ने 400 ईस्वी में जो है अपनी पुस्तक नेचर ऑफ मैन में इन्होंने शरीर द्रव्यों के आधार पर जो है बांटा था। व्यक्तित्व को शरीर द्रव्यों के आधार पर बांटा था। हम देखते हैं हिप्पोक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व का हम देखेंगे व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्तित्व का वर्गीकरण हम किसके अनुसार देंगे? हिप्पोक्रेट्स के अनुसार। हिप्पोक्रेट्स का है। किसका है? हिप्पोक्रेट्स का है। तो हिप्पोक्रेट्स ने किसके शरीर द्रव्यों का आधार दिया था और किसमें 400 ईस्वी में अपनी पुस्तक नेचर ऑफ मैन में दिया था। देखते हैं हिप्पोक्रेट्स ने 400 ईस्वी में अपनी पुस्तक देखिए पुस्तक थी, नाम था नेचर ऑफ मैन। अपनी पुस्तक नेचर ऑफ मैन में इन्होंने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ मैन में व्यक्तित्व को
किसके आधार पर बताया था? स्वभावासादित द्रव्यों के आधार पर। नेचर ऑफ मैन में स्वभाव व शरीर द्रव्यों के आधार पर, स्वभाव व शारीरिक द्रव्यों के आधार पर, स्वभाव व शारीरिक द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व को, द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा था? तो 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा। के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा या विभाजित किया, भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? तो 4 भागों में विभाजित किया। जैसे काला पित्त हो गया, नंबर 1 काला पित्त, नंबर 2 पीला पित्त, नंबर 3 रक्त प्रधान और नंबर 4 फंक्याश्लेष प्रधान। हम देखेंगे एक एक प्रकार को। काला पित्त हो गया। फिर नंबर 2 क्या हो गया? पीला पित्त हमारा हो गया काला पित्त। फिर उसके बाद में हमने लिखा पीला पित्त, फिर रक्त प्रधान, फिर नंबर 3 हमारा हो जाएगा रक्त प्रधान हो जाएगा, रक्त प्रधान। फिर हो जाएगा श्लेष्म, फिर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा फंक्याश्लेष्मा प्रधान, नंबर 4 हमारा हो जाएगा। अच्छा, फंक या हो जाएगा फंक के बाद श्लेष्म प्रधान, फंक्याश्लेष्म प्रधान, ये हो जाएगा। अब हम एक एक करके इन चारों को देखते हैं, इसमें किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं, किसमें इन चारों में किस किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। तो काला पित्त जो है इसमें हताश, निराश, और जो हताश होगा, निराश होगा, और उसके बाद चिड़चिड़ापन जिसके अंदर होगा, उदास होगा, ऐसे व्यक्ति जो है काला पित्त में आते हैं। हिप्पोक्रेट्स के अनुसार काला पित्त में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो उदास होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे, ऐसे लोग। जैसे हमने कहा उदास होंगे, हताश, निराश, ऐसे व्यक्ति जो है काला पित्त में आएंगे। और दूसरा है तो जैसे हमने कहा पीला पित्त, तो पीले पित्त में कैसे आएंगे? जो चिड़चिड़ापन जिसके अंदर होगा, गुस्सैल होंगे, क्रोधी होंगे। हमने कहा क्रोधी, उसके बाद में चिड़चिड़ापन, इनके अंदर क्रोध होगा, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा। हमने कहा गुस्सा, ऐसे व्यक्ति इसमें आते हैं। अगला हमारा होगा, हमने देखा रक्त प्रधान, तो रक्त प्रधान में कौन आएगा? रक्त प्रधान देखा तो रक्त प्रधान में ऐसे लोग आते हैं जो खुशी होते हैं, खुश होंगे, आशावादी होंगे, इसमें निराशावादी नहीं आएंगे। खुश मिजाज, हमने कहा खुश मिजाज वाले लोग आएंगे इसमें, और इसमें खुश मिजाज आएंगे, आशावादी आएंगे, प्रसन्नचित्त आएंगे, आशावादी हो गया, प्रसन्नचित्त हो गया। ऐसे लोग जो है इसमें आएंगे रक्त प्रधान में। अब अगला देखेंगे हमारा क्या है? फंक या श्लेष्मा। तो इसमें हम देखेंगे जैसे हमने कहा विरक्त, हमारा अगला है फंक या श्लेष प्रधान। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें जाएगा विरक्त भाव वाले व्यक्ति, इसमें हो जाएगा विरक्त भाव वाले व्यक्ति। उसके बाद निष्क्रिय और भाव शून्य, विरक्त, निष्क्रिय और भाव शून्य। ऐसे लोग जो होते हैं वो एकदम से शांत माहौल वाले होते हैं,
और एकदम निष्क्रिय रहते हैं, किसी काम को करने के लिए उत्साहित नहीं होते हैं। इनका भाव जो होता है एकदम शून्य रहता है। अब हम आगे देखते हैं, अब हम आगे देखेंगे क्रेस्मर का वर्गीकरण। क्रेस्मर का वर्गीकरण इन्होंने किस आधार शरीर संरचना का आधार बताया है। क्रेस्मर का वर्गीकरण इन्होंने किस आधार बताया है, तो इन्होंने शरीर रचना के आधार बताया है। इन्होंने बताया है शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर इन्होंने शरीर रचना का आधार बताया है। कितने प्रकार, 4 प्रकार का बताया है। तो अब हम इनका क्रेस्मर का जो है वर्गीकरण 4 प्रकार इन्होंने बताया है, एक एक करके हम चारों को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्रेस्मर ने 1925 में बताया था, क्रेस्मर ने 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम क्या था, के अंतर्गत 4 प्रकार का, के अंतर्गत शरीर रचना के आधार पर, के अंतर्गत शरीर रचना के आधार पर 4 प्रकार का व्यक्तित्व बताया। 4 प्रकार का व्यक्तित्व बताया। अब हम एक एक करके क्रेस्मर के 4 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे। पहला स्थूलकाय, तुदिल या पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डायप्लास्टिक। इन्होंने 4 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और 4 प्रकार का, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डायप्लास्टिक। डायप्लास्टिक जो होता है उसमें मिश्रित गुण सभी के पाए जाते हैं। पहला हमारा होगा स्थूलकाय, या इसी को बोलते हैं तुदिल, या इसी को बोलेंगे पिकनिक। सबसे ज्यादा पिकनिक पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा यही पिकनिक देता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पिकनिक नाम से देता है। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वह विनोद प्रिय होते हैं, खुशी होती है उनके अंदर, और हमेशा जो है खुश मिजाज के होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वे खुश मिजाज होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं। व्यक्ति विनोद प्रिय, खुश मिजाज, विनोद प्रिय, खुश मिजाज, सामाजिक कार्यों में रुचि, इनकी जो होती है वो सामाजिक कार्यों में अच्छी रुचि होती है और आसानी से समायोजन करने वाले होते हैं। इनकी लंबाई कम होती है, आसानी से समायोजन करने वाले, होते हैं। इनके मित्र अधिक होते हैं, समायोजन करने वाले होते हैं। अब हम देखेंगे एस्थेनिक के बारे में। दूसरा है हमारा, अगला है लंबकाय। हम देखेंगे लंबकाय।
जिसको एस्थेनिक भी बोलते हैं। क्रिस्मर का जो विभाजन था उसके अंतर्गत दूसरा क्या है, लंबकाय या एस्थेनिक। इसको क्रिस्काय या लंबकाय एस्थेनिक भी बोलते हैं। हम देखेंगे लंबकाय, लंबकाय या इसी को हम क्रिस्काय बोलते हैं, क्रिस्काय अर्थात पतला, या इसी को बोलते हैं एस्थेनिक, 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 एस्थेनिक। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एस्थेनिक। एस्थेनिक इसी को बोलते हैं एस्थेनिक। ऐसे लोग होते हैं वे लंबे होते हैं, पतले होते हैं, उनके अंदर गुस्सा अधिक होती है, क्रोध अधिक होता है और खुद से या दूसरों से समायोजन नहीं कर पाते हैं। उनके जो व्यक्तित्व होता है वह थोड़ा झगड़े मिजाज का होता है, जिससे पाते हैं झगड़ा कर लेते हैं। उनके जो फ्रेंड कम होते हैं, उनके फ्रेंड अर्थात मित्रता कम लोगों से होती है। चलिए हम देखते हैं इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं लंबे, इस प्रकार के व्यक्ति लंबे पतले, गुस्सैल, क्रोधी होते हैं। इनके मित्र कम होते हैं, ये बात पर जो होता है दूसरों से झगड़ा कर लेते हैं। तो चाहे जो व्यक्ति आप देखिए, अगर वह लंबा जाता है तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन अधिक होगा। इन व्यक्तियों में चिड़चिड़ापन अधिक होता है। इस प्रकार के व्यक्तियों में चिड़चिड़ापन, इस प्रकार के व्यक्तियों में चिड़चिड़ापन अधिक होता है। इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनके अंदर चिड़चिड़ापन जो होता है वह अधिक होता है। अब हमारा अगला होगा सुडौल या एथलेटिक। नंबर 3 हमारा है, ये नंबर 2 हो जाएगा हमारा। नंबर 3 हम लिखेंगे यहाँ पर। नंबर 3 हमारा होगा सुडौल, जिसको पुष्टकाय बोलते हैं। सुडौल पुष्टकाय, या इसी को हम बोलेंगे सुडौल पुष्टकाय या एथलेटिक। सुडौल पुष्टकाय, इसको बोलते हैं हम एथलेटिक। ये व्यक्ति होते हैं शारीरिक दृष्टि जो होती है मोटे होते हैं, लंबाई कम होती है और ये मोटे होते हैं। इनकी कार्य क्षमता अधिक होती है, बॉडी सुदृढ़ एकदम होती है और ये अच्छे खिलाड़ी भी कहे जाते हैं, या काफी जो है अच्छे व्यक्ति कहे जाते हैं। इनकी जो जैसे व्यक्तित्व होता है इनके जो इनकी मित्र जो होते हैं वो अधिक होते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। ये शारीरिक दृष्टि से क्या होते हैं, सुदृढ़ होते हैं। शारीरिक दृष्टि ये क्या होते हैं, शारीरिक दृष्टि से ये शारीरिक दृष्टि से सुदृढ़ होते हैं। ये शारीरिक दृष्टि से सुदृढ़ होते हैं। कार्य क्षमता इनकी अधिक होती है। कार्य क्षमता इनकी क्या होती है, कार्य क्षमता अधिक होती है। कार्य क्षमता इनकी क्या होती है, अधिक होती है। ये खिलाड़ी होते हैं, कार्य क्षमता अधिक होती है। इनकी मांसपेशियां विकसित मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियां जो होती हैं विकसित होती हैं। कंधे इनके चौड़े होते हैं। कंधे चौड़े होते हैं। आसानी से
आसानी से समायोजन करते हैं, समायोजन करते हैं। अब हमारा अगला है मिश्रित काया डाइप्लास्टिक। हमारा अगला है मिश्रित काया डाइप्लास्टिक। जो मिश्रित काया डाइप्लास्टिक होते हैं तो उसमें जो हमने उपरोक्त तीनों पढ़ा है इसके ऊपर, उन सभी के गुण जो होता है समाहित होता है। मिश्रित काया डाइप्लास्टिक जो होता है उसमें जो हमने ऊपर पढ़ा है इन सभी के गुण जो होता है वह समाहित होता है। मिश्रित काया या डाइप्लास्टिक नंबर 4 हमारा होगा मिश्रित काया या डाइप्लास्टिक मिश्रित काया डाइप्लास्टिक हो जाएगा। इसमें जो हमने उपरोक्त तीनों पढ़ा है सभी के गुण विद्यमान होते हैं। इसमें सभी तीनों के गुण जो होते हैं विद्यमान होते हैं। यह व्यक्तित्व का सबसे अच्छा प्रकार है। यह व्यक्तित्व का सबसे अच्छा प्रकार है। यह व्यक्तित्व का क्या है तो सबसे अच्छा प्रकार व्यक्तित्व का हम इसको कह सकते हैं। तो जैसा कि अब हम यहीं पर अपनी जो आज की क्लास है इसको हम समाप्त करते हैं। आगे जो है व्यक्तित्व का भी काफी बचा है, हम कल जो है आगे मिलेंगे आपसे इसी टाइम पर। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।